मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि प्रीलिम्स एग्जाम का टेस्ट सीरीज चलता है। अभी तक मैंने 9 सेट का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया है। और जो भी लोग उस 9 सेट को नहीं देखें तो जल्द से जल्द टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहां से देख ले। और चैनल को भी नए लोग सब्सक्राइब करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मेरा 3 सीरीज़ चलता है। सुबह में जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ चलता है, उसमें अभी तक 74 वीडियो का पीडीएफ और वीडियो दोनों टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया। वहाँ से आप सभी देख लें, जिनका छूटा है। शाम में करंट अफेयर्स का सीरीज़ चलता है, उसमें भी 10 सेट बिहार स्पेशल डाला गया है और 20 सेट आपको इंटरनेशनल वाला डाला गया है, तो आप उसे देख लें। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा ये तीनों सीरीज़ महत्वपूर्ण होगा। बिहार एसएससी की बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चन जीके जीएस के रहते हैं और 75 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के रहते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और इसमें 1/4 नेगेटिव भी है। तो आप इस एग्जाम के अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस सीरीज से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। मेरे तीनों सीरीज से आप जरूर क्वालिफाई होंगे। जितना मेहनत आपको जीके जीएस पर करना है, उतना ही मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पर भी करना है, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट क्वेश्चन है। यानी कि 150 मैथ रीजनिंग और 150 यानी कि 300 नंबर का मैथ रीजनिंग और 300 नंबर का आपको जीके जीएस है। तो कम से कम आपको 115 और 120 के बीच में नंबर क्वेश्चन सही करना है, तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है। इसलिए कि इसमें 12 लाख के आसपास फॉर्म गिरा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कंपटीशन हाई है। तो फॉर्म गिरा है, उससे डरना नहीं है। पढ़ने वाले की संख्या काफ़ी कम होती है। तो आप अच्छे से अभी से मेहनत कीजिए, आप सफल ज़रूर होंगे। एग्ज़ाम होने में अभी 5-6 महीना टाइम है लमसम, तो उससे पहले आप अच्छे से तैयारी कर लें। डेली टेस्ट सीरीज़ चलता है, इसे जॉइन कर लें और इसे आप बनाएँ और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएँ कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। किस भारतीय योजना के उद्देश्य तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि हुआ था? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय ऑप्शन ए 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी 11वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन डी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो कह रहे हैं भारतीय योजना का उद्देश्य तीव्र हुआ था कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 12 से 17 तक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था। तो आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपको राउल केला राउल केला और आपको गुजरात का स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी और चतुर्थ में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। आप अच्छे से याद रखेंगे। पूछता है कि कौन किस पंचवर्षीय योजना और कौन से देश के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वन्य जीव संरक्षण से, ऑप्शन बी हिमालय के संरक्षण से, ऑप्शन सी तटीय भागों का विकास से और ऑप्शन डी ओजोन परत के संरक्षण से। तो मॉन्ट्रियोकॉल आपको ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियोकॉल का संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिजिन्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। चार्ल्स डार्विन फिजिन्स पर जैव विकास का अध्ययन किया था। ऑप्शन ए हैवलक द्वीप, ऑप्शन बी मंजूसी द्वीप, ऑप्शन सी मुलेरी द्वीप और ऑप्शन डी गैलपेगोस द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी गैलपेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? बुशमैन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी गोबी मरुस्थल और ऑप्शन डी थार मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शहरी शासन, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी जिला प्रशासन, ऑप्शन डी चुनाव सुधार से। तो पुंछी आयोग आपको किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी केंद्र और राज्य से संबंधित है। पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में हुआ था, जो मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में यह आयोग का गठन किया गया था 2007 में।
तो आप सन भी याद रखेंगे कब किया गया था? मदन मोहन मुंशी की अध्यक्षता में। चुनाव आयोग की बात करें तो दिनेश गोस्वामी संबंध चुनाव आयोग से है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में भुगतान संतुलन चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? रुपये का पूर्ण परिवर्तनशीलता। ऑप्शन ए 1 मई 1993, 1 मार्च 1991, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1994 और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2002। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अगस्त 1994 में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनशील किया गया था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1 मार्च 1951 में औधिकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो आपके पूरे संविधान में भाग की बात करें तो 22 भाग है और वर्तमान में पूछेगा तो खंड कर कर 25 भाग है। तो प्रथम भाग में राज्य और संघ की बात कही गई है। तृतीय भाग में मौलिक अधिकार का बात है। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्व की बात है और भाग 2 में आपको नागरिकता से संबंधित है, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद तक नागरिकता की बात कही गई है। इसका आंसर आपको बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1942, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1944, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1942 और ऑप्शन डी 8 अगस्त 1942। तो सारे ऑप्शन 1942 में ही है, तो आप अच्छे से देखेंगे कि डेट कौन सा है। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? ऑप्शन ए अन्नपूर्णा, ऑप्शन बी मकालू, ऑप्शन सी कामेट और ऑप्शन डी मामचा बरवा। तो भारत में कौन सा चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कामेट भारत में है। और ऑप्शन ए की बात करें तो अन्नपूर्णा आपको नेपाल में पड़ता है। और माकालू और नामचा बरुआ कुछ भाग इसका सिक्किम में पड़ता है और कुछ भाग चाइना में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी टेम्स नदी और ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो दक्षिण अमेरिका का बात कहा है तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी की लंबाई 6290 किलोमीटर है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है जिसकी लंबाई 6600 किलोमीटर है। ऑप्शन डी की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। और ऑप्शन सी की बात करें तो टेम्स नदी के किनारे हडसन शहर बसा है। तो आप चारों ऑप्शन के डिटेल जो बात बताया जाता है अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे। आगे वाले सेट में आपको जरूर इससे फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर ने अकबर के 1567 में चित्तौड़ के आक्रमण के समय कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी उदय सिंह और ऑप्शन डी राणा संगा। तो अकबर के 1567 में चित्तौड़ के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो आपको इसका आंसर हो जाएगा उदय सिंह वहां का शासक था। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 12, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कालिंजर में, ऑप्शन बी सासाराम में, ऑप्शन सी दिल्ली में और ऑप्शन डी आगरा में। तो शेरशाह के मकबरा सासाराम बिहार में है। ऑप्शन डी की बात करें तो आगरा का ताजमहल आगरा में है जो कि यमुना नदी के किनारे है। उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था और दिल्ली में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13, कथा सरिता सागर के लेखक कौन है? कथा सरिता सागर का लेखक ऑप्शन ए क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी सोमदेव, ऑप्शन सी विशाख दत्त और ऑप्शन डी धनपाल। तो कथा सरिता का लेखक आपको सोमदेव थे। वही विशाख दत्त के बात करें तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त थे। यह क्वेश्चन दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ
एवं खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन ए बारहमाही, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी भास्कर प्रथम और ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी आर्यभट्ट। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट थे। चरक संहिता 12 महिर थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जैन यानी 22वें जैन तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी महावीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। और 23वें की बात करेंगे तो ऋषभदेव थे और 21वें नेमिनाथ थे और 24वें महावीर थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? किसने हिंदी भाषा को भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था लाहौर में 1894 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। विक्टोरिया क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है कि भारतीय महिला अध्यक्ष, ये नहीं कि महिला अध्यक्ष। ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी अरुणा आशा पल्ले। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जो कि भारतीय महिला की थी। वही प्रथम पूछता तो एनी बेसेंट 1917 में भारत कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और 1933 में नलिनी सिंह गुप्त ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 18, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दिया था? ऑप्शन ए गांधी जी के रिहाई के लिए, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन के कारण और ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन के कारण। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसी के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, 1937 ईस्वी में कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बने थे? कांग्रेस के मंत्रिमंडल तो ऑप्शन ए 6 और ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 9। तो 1937 के चुनाव में कांग्रेस 5 राज्यों में पूर्णतः बहुमत सरकार बनाई थी। 5 राज्यों में पूर्णतः बहुमत सरकार बनाई थी और बाकी 3 में मिली-जुली सरकार बनी थी। यानी कि टोटल 8 राज्यों में पार्टी बनकर उभरा था। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर पूर्ण बहुमत की बात करता तो 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाया था 1937 में। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906 और ऑप्शन डी 1907। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 आगा खां और सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। ऑप्शन ए की बात करें तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना एओ हुम के द्वारा किया गया था। उसका प्रथम अध्यक्षता बेमोस चंद्र बनर्जी ने किया था, जो कि 72 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे और मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन पूर्णतः लागू 16 जुलाई 1905 को लागू हुआ था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल में। इस तरह आप चारों ऑप्शन के डीपली डिस्कशन को जरूर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके अगले सेट में जो क्वेश्चन आए तो छूटने की संभावना बहुत कम रहे। सेट मारने का यही तरीका होता है
कि आप डिस्कशन अच्छा से करें। डिस्कशन अच्छा से कीजिएगा तो आपका आगे वाला सेट में नंबर ज़रूर बढ़ेगा। नहीं तो आंसर खाली रटिएगा तो आपका स्कोर वहीं के वहीं रहेगा। इसीलिए वीडियो थोड़ा-सा लंबा होता है तो इससे घबराना नहीं है। आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना है, स्किप कभी भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन-सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ सही नहीं की बात कर रहा है। ऑप्शन ए, इसका परिणाम 1966-67 के खरीफ ऋतु में हुआ था। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी, इसका प्रारंभिक अधिक उपज देने वाली बीजों का उपयोग हुआ था। ऑप्शन सी, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। यह केवल चावल की उत्पादक में सफल था। नहीं, बिल्कुल गलत है। बाकी सब सही है और चावल के लिए नहीं, ये सभी चीज यानी गेहूं पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22, उपसौर किस तिथि को मनाती है यानी बनाती है? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 21 मार्च। उपसौर की बात करें तो इसका आंसर होगा आपको 3 जनवरी को उपसौर होता है। उस समय सूर्य पृथ्वी के काफी नजदीक आता है जिसे उपसौर कहा जाता है, और जो दूर जाता है तो उसे अपसौर कहा जाता है। अपसौर 4 जुलाई को होता है और उपसौर 3 जनवरी को होता है। तो आप दोनों चीज को अच्छे से याद रखेंगे और दोनों रेखा के मिलाने वाले को एपिसाइड रेखा कहा जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो सीर शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली भी शुरुआत किया था। नगद वेतन देने की हुलिया अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में शुरू हुआ था। शेर शाह सूरी की बात करें तो शेर शाह सूरी ने कालिंजर का युद्ध 1539 में लड़ा था। ऑप्शन बी की बात करें तो नहरों का सबसे ज्यादा जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था और नहरों का सबसे पहले शुरुआत यासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी की बात करें तो इक्ता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा चलवाया गया था और इल्तुतमिश ने ही चार मीनार को पूर्ण रूप से बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑप्शन ए फर्निंडे की सिराजेवा की हत्या, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय अराजकता, ऑप्शन सी यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद और ऑप्शन डी बाल्कन का युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, जो फर्निंडे की सोरेजेवा की हत्या हुई थी वो 1914 में ही हुई थी। 1914 यानी कि 28 जून 1914 का हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में ही हुआ था। इसीलिए इसका मेन कारण था। जब प्रथम विश्व युद्ध विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी बालाथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कालीबंगा, सॉरी बालाथल नहीं है। रोपड़ है, लोथल है और कलिबंगा है। लोथल से चावल का साक्ष्य मिला है और कलिबंगा से जुते हुए हल का साक्ष्य मिला है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है, कलिबंगा राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे भारत के उत्तर में कौन सा राज्य है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो भारत के उत्तर में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिहार। बिहार भारत के उत्तर में कर्क रेखा के। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरता है और भारत के 8 राज्यों से यह गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम।
या पश्चिम से पूरब की तरफ मैंने बताया। अब मैं एक बार पूरब से पश्चिम की तरफ बता देता हूँ। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे, कभी सीरियल से पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से मकर रेखा गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में धारणीय विकास कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? धारणीय विकास, ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 16 और ऑप्शन डी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी 17। 17 धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किया है। जो चक्र होता है अशोक चक्र, उसमें 24 तिलिया होती है जिसका रंग गहरा नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस समिति ने भारत का संविधान के मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सिफारिश किया है? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी राजेंद्र सच्चर समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति और ऑप्शन डी एच देवराज समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में के द्वारा इन्हें जोड़ा गया और 4 के ए और अनुच्छेद 51 के में जो कि 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। और 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जो 14 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। तब अभी वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है और भाग की बात करेंगे तो 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का बात है। क्वेश्चन नंबर 29, हरित क्रांति का जनक कौन है? ऑप्शन ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी जी के गोखले। तो हरित क्रांति का जनक आपको नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। वही भारत में हरित क्रांति की बात कहता तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक है। ऑप्शन ए की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, वो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ऑप्शन सी डी की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे थे, जिन्हें मुंबई का सुकरात भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। लोकसभा में सबसे ज्यादा मतलब प्रतिनिधि को भेजते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा। ऑप्शन सी गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। बिहार से 40 को भेजा जाता है और आंध्र प्रदेश से 25 को भेजा जाता है और राजस्थान से आपको 25 भेजा जाता है। राजस्थान और छत्तीसगढ़, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से 25-25 और बिहार से 40। गोवा की बात करें तो गोवा से 2 लोकसभा का सीट है और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां से भी 2 लोकसभा की सीट है। तो इस तरह, और गुजरात की बात करें तो गुजरात से आपको 26 लोकसभा की सीट है और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा की सीट है। तो आप अच्छे से सभी लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या हर स्टेट के याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, बिहार से 40, गुजरात से 26, राजस्थान से 25, आंध्र प्रदेश से 25, छत्तीसगढ़ से 11, गोवा से 2 और अरुणाचल प्रदेश से 2। सबसे ज्यादा कहेगा तो आपको उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा में सीट भेजे जाते हैं और दूसरे स्थान पर आपका मुंबई है और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और चौथे स्थान पर अपना बिहार है। क्वेश्चन नंबर 31, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद का सम्मेलन किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी दयानंद, सॉरी ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 का धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। रामकृष्ण परमहंस की जो 1897 में कही गई थी। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का लेखक दयानंद सरस्वती थे।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था 1828 में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त फ्रांस का रहने वाला था और उनका मृत्यु फ्रांस के हवाई द्वीप पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसका संबंध राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता और सिद्धांत से नहीं है? राज्य के उत्पत्ति और सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो होब्स, लॉक, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी, हाँ मिल। आप कुछ क्वेश्चन के आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि यह डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसे याद ही कर लेंगे, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दी जाएगी, सीआरआर बढ़ा दी जाएगी, सीआरआर कम कर दी जाएगी और ऑप्शन डी ए और बी दोनों कर दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, सीआरआर कम कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी तारकुंडे समिति, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति और ऑप्शन डी वाई के अलंग समिति। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा चुनाव से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वाई के अलंगन समिति। वाईके आलंगन समिति की बात करें तो योजना आयोग ने 1979 में गरीबी के आकलन हेतु वाईके आलंगन समिति के एक टास्क फोर्स के संगठित किया था 1979 में। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था 15 मार्च, जिसका प्रथम अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसका उपाध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रथम। क्वेश्चन नंबर 36, कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? ऑप्शन ए सन यात सेन, ऑप्शन बी डे जिनपिंग, ऑप्शन सी माओ डेजोंग, ऑप्शन सी झाउ एन लाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी माओ जेडोंग। क्वेश्चन नंबर 37, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई थी? जापान, जापान की राजधानी जो टोक्यो जापान होन्शु द्वीप पर बसा है। ऑप्शन ए की बात करें तो 1856, ऑप्शन बी 1868, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी 1885। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1868 में हुआ था। ऑप्शन ए की बात करें तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ऑप्शन डी की बात करें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डॉफरिन थे और 1856 में लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 38, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ के क्षेत्र के स्थान को आवंटन से संबंधित है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन डी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन डी छठी अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में संघ और राज्यों के क्षेत्र के आवंटन की बात कही गई है। ऑप्शन ए की बात करें तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात कहा गया है, उसमें 3 आदमी को छोड़कर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद के तहत 60 में किया जाता है और वही उपराष्ट्रपति की बात शपथ के अनुच्छेद 69 में कहा जाता है और राज्यपाल का शपथ के बाद अनुच्छेद 159 में कहा जाता है। तो आप ये तीनों चीज याद रखेंगे, ये तीनों अनुसूची की तरह शपथ नहीं लेते हैं, अनुच्छेद के तहत इनको शपथ दिलवाई जाती है। छठी अनुसूची की बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन की बात कही गई है। तो आप अनुसूची को अच्छे से याद रखेंगे, आपको एग्जाम में जरूर अनुसूची से क्वेश्चन मिलेगी। वर्तमान में 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, जो 12 4
अनुसूची जो बाद में जोड़ा गया है, 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची की बात करें तो 1951 में संविधान संशोधन हुआ, उसमें भूमि सुधार की बात कही गई, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, भूमि सुधार की बात तमिलनाडु राज्य में किया गया था। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात है। 1985 में फरवरी 1985 में दल बदल अधिनियम आया था। उस समय भारत के मुख्य प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी थे। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। यह 1993 में आया था। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो नगर पालिका की बात है, वो भी 1993 में आया था। तो आप सारी अनुसूची को अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 8 जनवरी 1918, ऑप्शन बी 14 जनवरी 1919, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अपने अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 40, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत जो सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जहांगीर के शासनकाल में आया था। अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का शासनकाल था। अकबर का जन्म 1542 में 15 अक्टूबर को हुआ था। अकबर पानीपत का प्रथम लड़ाई 1556 में लड़ा था। ऑप्शन बी की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। उसके बाद शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1654 तक था। और उसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इनके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू सैनिक थे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा ग्रंथि वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी अरण्यक, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी वेदांग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वेदांग। वेदांग वैदिक साहित्य का ग्रंथ नहीं है। उपनिषद की बात करें तो 108 उपनिषद है। वेद की बात करें तो 4 है। वेदांग की बात करें पुराण 18 है और वेदांग 6 है। क्वेश्चन नंबर 42, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए। ऑप्शन ए लास्की बारकर, ऑप्शन बी जैली नेक मारगर, ऑप्शन सी बोधा कास्टोन और ऑप्शन डी बेंचन होलेनचंद्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लास्की बारकर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगा है? कौन सा देश का सीमा भारत के सबसे लंबी लगा है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगा है, 4096.6 बांग्लादेश के साथ सीमा लगा है। जो भी मेरा सुबह वाला सीरीज देखते होंगे उनका एग्जाम में इस टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छा खासा आता होगा, क्योंकि मैं जितना चीज वहां डिस्कशन करता हूँ सेट में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। उसके बाद चीन से भी लगा है और नेपाल से भी लगा है और पाकिस्तान से भी लगा है। सबसे कम की बात कहेगा तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगा है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी पीवी महानलोविस, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन के वास्तुकार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान है, बिल्कुल सही है। पंपास
दक्षिणी अमेरिका यानी कि अर्जेंटीना के घास का मैदान है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, स्टेपीज जो है यूरोप के घास के मैदान है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। तो आप यही गलत है, गलत को ही चुनना था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? यहाँ प्रस्तावना को बोल रहा है। अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करता तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाता। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए यूएसए से, ऑप्शन बी फ्रांस से, ऑप्शन सी जर्मनी से और ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। तो प्रस्तावना की बात आपको यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी यूएसए से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। और ऑप्शन बी की बात करें तो फ्रांस से बंधुत्व यानी भाईचारा लिया गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो जर्मनी से विमर्श संविधान यानी आपातकाल लिया गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य इसमें नहीं है? ऑप्शन ए विदेशी विनिमय के भंडार का संरक्षण करना, बिल्कुल सही है। करेंसी जारी करना, बिल्कुल सही है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, नगद आरक्षण का संरक्षण करना। तो इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जनता के से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना आरबीआई की काम नहीं है। जो कि आपको जो लोकल बैंक देता है वही उसका काम है जनता से ब्याज लेना। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, बाकी सब सही है, सी ही गलत है। तो गलत को ही पूछा जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी पीली क्रांति, ऑप्शन सी नीली क्रांति और ऑप्शन डी भूरी क्रांति। तो तिलहन के उत्पादन के लिए आपको पीली क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और ऑप्शन सी की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। और ऑप्शन डी की बात करें तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। सेंस फ्रांसिस्को क्रांति आपको केसर से संबंधित है। तो आपके एग्जाम में क्रांति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्रांति वाला भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को मेरठ से हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति में बिहार से वीर कुंवर सिंह भाग लिए थे, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रथम बार ट्रेन चला था, जो कि 1854 तक इनका शासन था। 48 से लेके 1848 से लेके 1854 तक था। रेल डाक तार सभी इन्हीं के शासन काल में चला था। विलियम बेंटिंग के शासन काल की बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो 1835 में इनका शासन काल था। सती प्रथा का विरोध इन्हीं के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, राजा पृथ्वी पर राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, वक्त कथन किसका विचारक है? ऑप्शन ए हेगेल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी प्लेटो और ऑप्शन डी ग्रीन। तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हेगेल का विचारक है। तो इस तरह 50 क्वेश्चन तो जो था जीके का उसका डिस्कशन हुआ। अब आइए यहाँ से हम देखते हैं विज्ञान का क्वेश्चन यानी कि साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? ऑप्शन ए न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम, जितना एक्शन टू रिएक्शन होता है, जितना ज्यादा उसमें से फ्यूल निकलेगा रॉकेट उतना ही तेज आगे बढ़ेगा। न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है F बराबर ma यानी कि मास गुनी एक्सीलरेशन।
न्यूटन के दूसरे नियम से बल के व्यंजन का परिभाषा मिलता है और न्यूटन के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल में वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? वैक्यूम क्लीनर मतलब सफाई। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी अरुण यानी यूरेनस और ऑप्शन डी नेपच्यून। तो कौन सा ग्रह वैक्यूम की भांति कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की 79 उपग्रह है। बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह आपको गैनीमेड है। और ऑप्शन बी की बात करें तो शनि के 82 उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि है। दो ऐसा ग्रह है जिनका कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर यानी समान दाब से कम हो जाता है तो पानी का तापमान उबलेगा। ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस पर और ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस पर। अगर 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब पर रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। क्वेश्चन नंबर 54, सूर्य और तारा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य और तारा। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी परमाणुविक टक्कर और ऑप्शन डी प्लाज्मा का निर्माण। तो सूर्य और तारा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 54, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पेयजल में ऑप्शन ए सल्फाइड, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी नाइट्रेट। तो पेयजल में ब्लू सिंड्रोम होता है आपको नाइट्रेट के अधिकता से। ऑप्शन सी की बात करें तो पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है और इसका संकेत Hg होता है और यह द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। अधातु का बात कहता तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु है। क्रोमियम को परत चढ़ाया जाता है क्योंकि उसमें जंग न लगे लोहा में। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी LPG, ऑप्शन सी CNG और ऑप्शन डी प्रोड्यूसर गैस। तो किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए CH4 को मार्स गैस कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस CO होता है, CO प्लस H2 प्रोड्यूसर गैस होता है। LPG गैस को हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा बना सकता है? किस दर्पण में बनता है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी उत्तल अवतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक का बड़ा बनता है। इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में और सर्च लाइट और सोलर कुकर में भी किया जाता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक के इलाज में भी इसका उपयोग डॉक्टर करते हैं अवतल दर्पण का। और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 58, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जेयो टूल, ऑप्शन बी टर्निए, ऑप्शन सी एली हाइटनी, ऑप्शन डी जेम्स का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी एली हाइटिन। क्वेश्चन नंबर 59, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना होता है? यानी कि मनुष्य कितना से कितना तक का ध्वनि सुन सकता है? ऑप्शन ए 2 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 2 हर्ट्ज तक, 200 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी 20 से 2000 हर्ट्ज तक और ऑप्शन डी 20 से 20000 हर्ट्ज तक। तो मानव
20 से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुनता है, जिसे श्रव कहते हैं। पारा श्रव 20,000 से ऊपर होता है, जिसे कुत्ता बिल्ली सुनते हैं। और श्रव जो होता है, अवश्रव, वो 20,000 से नीचे होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। जो भी मेरा सीरीज का डिस्कशन करता होगा, ये सारे क्वेश्चन उनकी सही होती होगी और गलती होने की कतई संभावना है, क्योंकि वहां भी 40 क्वेश्चन में डिस्कशन इस सब को किया जाता है। जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान का पिता कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी हामसेल, ऑप्शन सी लैमार्क और ऑप्शन डी थियोफ्रेटस। तो जीव विज्ञान का पिता आपको अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता लैमार्क हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस है और जंतु विज्ञान का जनक लैमार्क हैं। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक कुट फल है? ऑप्शन ए पोम, ऑप्शन बी डूब, ऑप्शन सी सिपसेला, ऑप्शन डी पीपो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए डूब। डूब उसको कहते हैं जो नारियल का भाग होता है, उसको डूब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, कीटभक्षी पादप का उदाहरण। कीटभक्षी पादप का उदाहरण ऑप्शन ए टेगरीज, ऑप्शन बी नेफनिस, ऑप्शन सी लार्थेंस और ऑप्शन डी जूनिपेरस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नेपथिंस। क्वेश्चन नंबर 63, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 की पावर 11 किलोमीटर और ऑप्शन बी 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9.46 गुने 10 की पावर 13 किलोमीटर और ऑप्शन डी 9.46 गुने 10 की पावर 14 किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 9.46 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर। यही मीटर में कहता तो पावर 15 हो जाता। तो आप दोनों में याद रखेंगे, मीटर और किलोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 64, प्रति चुंबक पदार्थ चुंबकीय प्राकृतिक होती है। ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी एक से कम और ऑप्शन डी एक से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग को दीवा दवा के रूप में स्रोत होता है? मलेरिया रोग के ऑप्शन ए थिया, ऑप्शन बी रेफोलेफिया और ऑप्शन डी रूट्स, ऑप्शन डी सिनकोना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सिनकोना का उपयोग मलेरिया के दवा के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, वंशगतिकी का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशगतिकी का ऑप्शन ए वाटसन एवं ट्रिक, ऑप्शन बी बिड्डल एवं टेटम, ऑप्शन सी नियरबर्ग और खुराना और ऑप्शन डी सटन एवं बोमरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सटन एवं बोमरी। वंशगति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन ए जल का बर्फ में बनना, ऑप्शन बी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन सी लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। तो यहाँ रासायनिक परिवर्तन की बात कर, कल ही के डिस्कशन में मैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के बारे में पूरा डीपली बताया हूँ। जो भी डिस्कशन देखे होंगे उनका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही हुआ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो चीज एक बार बन जाता है और दोबारा पुनः ना बने उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघलेगा तो जल बनेगा, फिर जल से बर्फ बनेगा। चीनी का पानी में घुलना, अगर पानी को चीनी में घुलाते हैं, चीनी को पानी में घुलाते हैं और फिर उसे गर्म करेंगे तो चीनी व्हाइट व्हाइट जो बनता है वो चीनी आपको बाहर निकल जाता है, लेकिन लकड़ी नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर और ऑप्शन डी वर्मीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम आपको एपीकल्चर है। ऑप्शन ए की बात करें तो हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। सेरीकल्चर की बात करें तो रेशम के कीट के पालन से अध्ययन है। वर्मी कल्चर की बात करें
क्वेश्चन नंबर 69, टाइफाइड या मियादी बुखार कैसे फैलता है? ऑप्शन ए छूने से, ऑप्शन बी वायु से, ऑप्शन सी कीट रोगवाहिका से और ऑप्शन डी पानी एवं खाद्य पदार्थ से। तो टाइफाइड और मियादी बुखार आपको ऑप्शन डी पानी एवं खाद्य पदार्थ से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 70, पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल में स्रावित होता है? पाचन तंत्र का ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय और ऑप्शन डी आमाशय। तो पाचन के सबसे छोटी अंग जो स्रावित होता है आपको ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा आमाशय से। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है और अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि अग्नाशय है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? ऑप्शन ए एक गेंद, ऑप्शन बी एक साइकिल और ऑप्शन सी एक ट्रक और ऑप्शन डी एक रेलगाड़ी। तो अधिकतम जड़त्व किसका होता है? जो भारी होगा उसका अधिकतम जड़त्व भी होगा, इसलिए इसका आंसर होगा एक रेलगाड़ी का अधिकतम जड़त्व होता है। क्वेश्चन नंबर 72, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनो ट्यूब, ऑप्शन ए गिल्सरॉल, ऑप्शन बी पोलियन नील्स, ऑप्शन बी फ्लोरिन्स और ऑप्शन डी अमीन्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब किसका संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फ्लोरिन्स। क्वेश्चन नंबर 73, कॉपर के किस मिश्र धातु में Zn नहीं होता है? तो ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी बेल धातु और ऑप्शन डी गन मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बेल धातु। पीतल की बात करें तो कॉपर और जिंक पीतल का मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु है। गन मेटल की बात करें तो कॉपर, जिंक और टिन गन मेटल का मिश्र धातु है। कांसा का होता है तांबा और टिन, टाका का होता है टिन और लेड और रोल गोल्ड का होता है कॉपर और एल्युमिनियम। तो ये जितने चीज आपको मैं बताया हूँ ये सारी चीज को आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, क्योंकि आपसे मिश्र धातु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों के सफेद कैंसर किसके कारण होता है? ऑप्शन बी एस्बेस्टस, ऑप्शन बी सिलिका, ऑप्शन सी टेक्सटाइल और ऑप्शन डी पेपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एस्बेस्टस। जो एस्बेस्टस में काम करता है वहां से जो कचरा निकलता है वो कचरा आपके जाके फेफड़ा पर बैठता है, यह फेफड़ा में कैंसर सफेद होने का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 75, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि जीके और जीएस का 75 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। ऑप्शन ए उल्टा, ऑप्शन बी हमेशा सीधा, ऑप्शन सी हमेशा उल्टा और ऑप्शन डी सीधा तथा उल्टा दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का जो स्तूप पिरामिड होता है। इस तरह आज 70 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, उसमें आपको 75 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन की बात कही गई है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यह सीरीज काफी अच्छा साबित होता होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आज मेरा 10वां सेट का यह वीडियो है। अभी तक 9 सेट का वीडियो और पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर लें। मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता होगा तो आपको भली भांति शेयर और कमेंट जरूर करना चाहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपको एक शेयर और कमेंट में क्या लगा है, थोड़ा सा वीडियो को आप शेयर जरूर करें। मेरा 3 सीरीज चलता है, एक बिहार सचिवालय सहायक का जो और सुबह में 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज जीके जीएस का और शाम में करंट अफेयर्स का। आप तीनों सीरीज को अच्छे से फॉलो कीजिए, कंटिन्यू 6 से 7 महीना आप कर दीजिएगा तो आपका जीके जीएस के मैं गारंटी दे रहा हूँ कि काफी अच्छा तैयारी हो जाएगी, करंट का भी और जीके जीएस का भी। अब मैथ रीजनिंग आप उधर पढ़ते ही होंगे और पढ़ना भी चाहिए। जब तक आप नहीं सभी सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता के लिए काफी ज्यादा आपको मेहनत करेंगे, मेहनत ही सबसे आपको सफल बनाएगा, वरना कोई चीज आपको सफल नहीं बनाएगा। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो सफल आप एक दिन जरूर होंगे। आप मेहनत कितना कीजिए, अगर आप सफल नहीं है
तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप मेहनत अच्छे से लगन से कीजिए और सफल होइए। अपने माँ-बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना भी नाम रोशन कीजिए और अपने जिला मोहल्ला सबको। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं कल सुबह फिर 40 क्वेश्चन के टेस्ट के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।